पहला जो प्रश्न है वो है आपके स्क्रीन पे, किसी वस्तु को विराम में कब कहा जाता है, यानी कब कहा जाता है कोई वस्तु रुकी हुई है, जब वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, किसी वस्तु को गति में कब कहा जाता है, जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलता है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है, विराम और गति दोनों पद क्या है, दोनों रिलेटिव है यानी आपेक्षिक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है, किस गति में वस्तु सीधी रेखा पर चलती है, तो ध्यान रखिएगा रैखिक गति में वस्तु जो होती है वो सीधी रेखा पर चलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। बंदूक से छोड़ी गई गोली किस गति का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा ये रैखिक गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि ढालू से नीचे सरकता हुआ बालक किस गति का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा ये रैखिक गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में है, किस गति में वस्तु वृत्त पर चलती है, किस गति में वस्तु वृत्त पर चलती है, तो वृत्तीय गति में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस गति का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस गति का उदाहरण है, तो ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है, किस गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे चलती है, तो दोलनी गति में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में है, झूले की गति किस गति का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा ये दोलनी गति का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में है, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति किस गति का उदाहरण है, आंसर होगा इसका यह दोलनी गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है, किस गति में वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, तो ध्यान रखिएगा आवर्त गति में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। सिलाई मशीन के सुई की गति किस गति का उदाहरण है, ध्यान रखिए ये आवर्त गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में है, तय की गई दूरी का केवल डैश होता है, तो तय की गई दूरी में केवल परिमाण होता है, यही कारण से ये अदिश राशि होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में है, विस्थापन में परिमाण और डैश दोनों होते हैं। विस्थापन में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, जिस कारण से विस्थापन सदिश राशि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में है, यदि कण सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले तो विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी दोनों क्या होगा, तो ध्यान रखिए दोनों बराबर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में है, तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ये ओडोमीटर कहलाता है। यदि कण का विस्थापन धनात्मक हो तो उसकी अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति के डैश और होगी, तो ध्यान रखिएगा दाहिने ओर होगी। अगला प्रश्न है, यदि कण का विस्थापन ऋणात्मक हो तो उसकी अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति के डैश और होगी, तो बाईं ओर होगी। अगला प्रश्न है, यदि कण का विस्थापन शून्य हो तो उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों एक ही होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में है, प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। 22 में कहता है, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उस राशि को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे में हो गए द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, ताप इत्यादि, ये सबके सब अदिश राशि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में है, प्रश्न संख्या 23 को देखिए। 23 कहता है कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है,
उसे क्या कहा जाता है? उसे सदिश राशि कहा जाता है। जैसे हो गया विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में है, प्रश्न संख्या 24 को देखिए। 24 कहता है किसी किसी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए खींचे गए तीर को क्या डैश कहा जाता है? तो उसको सदिश कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में है किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का क्या कहा जाता है? तो उसे औसत चाल कहा जाता है। औसत चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में है, प्रश्न संख्या 26 को देखिए। प्रश्न संख्या 26 कहता है किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का क्या कहा जाता है? तो उसे चाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में है यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो वह किस चाल से गति कर रहा है? ध्यान रखिएगा उसका आंसर होगा एक समान चाल से गति कर रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय की जाती है तो उसकी औसत चाल कैसी होती है? ध्यान रखिएगा असमान होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कहता है कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है इसका पता किससे चलता है? तो इसका पता को चलता है उसके चाल से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। इसमें कहा गया है कि कोई वस्तु कितनी तेज किस दिशा की ओर चल रहा है इसका पता किससे चलता है? तो ध्यान रखिएगा इसका पता उसके वेग से चलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? तो इसे त्वरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। वेग का बढ़ना किस त्वरण का उदाहरण है? तो धनात्मक त्वरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वेग का घटना किस त्वरण का उदाहरण है? तो ऋणात्मक त्वरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है त्वरण कैसी राशि है? तो ध्यान रखिएगा त्वरण एक सदिश राशि है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में है जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो बराबर परिवर्तन होता हो तो उसका त्वरण कैसा होगा? ध्यान रखिएगा एक समान त्वरण होगा। अगला प्रश्न है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 में कहता है जब बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता हो तो वह किस त्वरण का उदाहरण है? ध्यान रखिएगा ये असमान त्वरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होने पर उसका त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में जब परिवर्तन नहीं होता है तो उसका त्वरण कैसा होता है? ध्यान रखिएगा उसका त्वरण शून्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 में है दो अचर राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 40। एक समान चाल से गति कर रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ हमेशा एक डैश रेखा होता है तो एक सरल रेखा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में है दूरी समय ग्राफ को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ध्यान रखिए दूरी समय ग्राफ को ढाल के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है 42 में अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक डैश रेखा होता है तो एक सरल रेखा होता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर में विस्थापन समय ग्राफ जितना अधिक खड़ा होगा वस्तु का वेग उतना ही डैश होगा अधिक होगा। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में है एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्र उस वस्तु के विस्थापन के डैश के बराबर होता है। ध्यान रखिए परिमाण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर में
वेग समय ग्राफ की ढाल के बराबर डैश होता है, तो त्वरण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 में है, वेग समय ग्राफ से डैश और डैश दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं, तो त्वरण और विस्थापन दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 में है, किसी सरल रेखा में एक समान त्वरण से गतिशील कण के लिए औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का डैश होता है, तो वो औसत होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48 में है, प्रश्न संख्या 48 को देखिए। प्रश्न संख्या 48 कहता है, वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए वस्तु को अपनी दिशा डैश बिंदु पर बदलनी पड़ती है, तो प्रत्येक बिंदु पर अपनी दिशा को बदलनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 में है, किस पथ पर गतिशील कण अपनी दिशा लगातार बदलता रहता है, तो वृत्तीय पथ पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 और 51 जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50 को पहले देखते हैं। 50 में कहता है, जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता हो तो उसकी गति को क्या कहा जाता है, एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति किस गति का उदाहरण है, तो त्वरित गति का उदाहरण है। इस चैप्टर गति में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो सारे प्रश्नों को आपको बताया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।